नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे असममित संघवाद, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, चीन अमेरिका संबंध और विश्व बैंक ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे एक संघवाद के महत्वपूर्ण विषय असममित संघवाद पर। जब हम बात करते हैं संघवाद की, तो हम एक ऐसी संकल्पना के बारे में बात करते हैं जिसमें संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से राज्य की दो इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसमें एक तरफ तो आप राज्य सरकारों की बात कर सकते हैं और दूसरी तरफ इसमें केंद्र सरकार की बात की जा सकती है। विशेष रूप से भारत में संघवाद को अपनाया गया है, जिसके तहत संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है और केंद्र और राज्य आपस में इस रूप में समान माने जा सकते हैं कि दोनों ही इकाइयां संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं और इस रूप में उनकी शक्तियों पर किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण नहीं देखा जा सकता है। हालांकि भारत में संघवाद के इस रूप के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम दो प्रकार के और उदाहरणों को देखते हैं, जिसमें सममित प्रकार का संघवाद और असममित प्रकार के संघवाद को देखा जा सकता है। जब हम बात करते हैं सममित प्रकार के संघवाद की, तो सममित प्रकार का संघवाद संघवाद के एक ऐसे उदाहरण को दर्शाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के अंतर्गत विशेष रूप से राज्यों के बीच हम इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा देखते हैं कि सभी राज्यों को संवैधानिक आधार पर समान शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसके तहत आप विविध प्रकार के राज्यों का उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें कानूनों का निर्माण किए जाने के दृष्टिकोण से राज्य विधानसभाओं को उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा, पंजाब की राज्य विधानसभा अथवा किसी अन्य दूसरे राज्य की विधानसभा आदि को जो शक्तियां दी गई हैं वह समान रूप से दी गई हैं और इसमें किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। किंतु इसमें हम असममित संघवाद के भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें असममित संघवाद या फिर जिसे विषम संघवाद कहा जाता है, वह संघवाद के एक ऐसे उदाहरण को दर्शाता है जिसमें विभिन्न घटक राज्यों के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां देखी जा सकती हैं। इसमें एक या अधिक उपराज्यों के पास अन्य उपराज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता देखी जा सकती है, बावजूद इसके कि उनकी संवैधानिक स्थिति समान होती है। भारत में हम सममित संघवाद के साथ ही असममित संघवाद के उदाहरणों को भी देखते हैं। विशेष रूप से इसमें संविधान के अनुच्छेद 370 और 371 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इसको एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता था, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 371 की भी इसमें गणना की जा सकती है, जिसमें अनुच्छेद 371 ए के माध्यम से नागाओं को उनके भूमि और संसाधनों पर विस्तृत संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 371 सी के माध्यम से मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्र समितियों को आदिवासी पहचान, संस्कृति, विकास और स्थानीय प्रशासन पर कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार का जो असममित प्रकार का संघवाद हम देखते हैं, उसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है और वर्तमान में यह नकारात्मक मीडिया कवरेज के रूप में देखा जा रहा है। इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आगे चलकर केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें विविध प्रकार के अल्पसंख्यकों को जो विशिष्ट संवैधानिक दर्जा दिया जाता है वह देश के साथ आगे चलकर अलग हो सकते हैं, जो समय के साथ राष्ट्रीय या राज्य एकीकरण की भावना के विपरीत जा सकता है और यह विकास और शांति को भी बाधित कर सकता है। असममित प्रकार के इस संघवाद की अस्थिर क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्ययन किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक चार्ल्स टेरलटन के द्वारा असममित संघवाद के विचार को विकसित किए जाने के साथ इसको अस्थिर करने की एक क्षमता के रूप में भी विकसित किया गया और इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत 1990 के दशक में विशेष रूप से ईस्टर्न यूरोपियन क्षेत्र के पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट राज्यों के जो यूएसएसआर के साथ अलगाव देखे गए थे, वह इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें असममित संघवाद को लेकर आगे चलकर गंभीर प्रकार के संदेहों को जन्म दे दिया गया था। इसके तहत इस बात पर तर्क दिया जाने लगा कि किस प्रकार से यदि कुछ क्षेत्र विशेष को ज्यादा अधिकार दिए जाने लगेंगे तो वह आगे चलकर विध्वंसक प्रकार की संस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, राज्यों को तोड़ सकता है और राष्ट्र के संस्थापकों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसी के चलते जनजाति विशेष क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए अथवा नहीं, जनजातियों को राज्य के साथ समामिलित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, अथवा उनको विशिष्ट पहचान के साथ बनाए रखने पर बल दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस पर संविधान सभा में भी व्यापक परिचर्चा देखी गई थी। कुछ विद्वानों के द्वारा इसके संदर्भ में धार्मिक तर्क को भी सामने रखा गया और इस बात को आगे बढ़ाया गया कि यदि पाकिस्तान का विकास धार्मिक आधार पर हुआ है तो भारत में भी एक समरूप हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि असम के महत्वपूर्ण विचारक और राजनेता गोपीनाथ बोरदोलोई समिति के द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों के विचार को सामने रखा गया और इस प्रकार का जो समरूप विचार सामने दिखाई दे रहा था, ऐसे बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई थी। गोपीनाथ बोरदोलोई समिति संविधान सभा की एक विशेष उप समिति थी, जिसने स्वशासन की कल्पना करके पूर्वोत्तर में आदिवासी समूहों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और जीवन शैली को समायोजित किए जाने की मांग की थी। इस प्रकार की गोपीनाथ बोरदोलोई समिति की पृष्ठभूमि में ही बहुत सारे ऐसे विचार भी दिखाई दे रहे थे जो राष्ट्र के साथ जनजातियों विशेष को एकीकृत किए जाने पर बल दे रहे थे। इसके तहत जयपाल सिंह, बी.आर. अंबेडकर जैसे विद्वानों के द्वारा आदिवासी विशिष्टता को पहचानने के साथ ही उनके लिए अलग संस्थागत आवश्यकता किए जाने पर बल दिया जा रहा था, किंतु इसके विपरीत असम के एक अन्य प्रमुख सदस्य कुलदर चालिया के द्वारा एक एकीकरणवादी दृष्टिकोण को सामने रखा गया था। इसके तहत उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें खुले तौर पर आदिवासी समूहों को आत्मसात करने की आवश्यकता है और यदि हम इस प्रकार से आत्मसातीकरण या फिर एकीकरणवादी दृष्टिकोण को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये आगे चलकर आदिवासी स्वशासन की भावना को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, जो आगे चलकर क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके तहत आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से एक तरफ तो जयपाल सिंह, बी.आर. अंबेडकर, गोपीनाथ बोरदोलोई आदि के द्वारा विशिष्ट जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए संस्थागत प्रयासों की बात कही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर कुलदर चाहिला आदि के द्वारा इसमें एकीकरणवादी दृष्टिकोण को सामने रखा जा रहा था। आलोचकों का यह मानना है कि वर्तमान में इस प्रकार का एकीकरणवादी दृष्टिकोण ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाना, लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीकृत भावनाओं को आगे बढ़ाया जाना और पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों में इस प्रकार की जो निरंतर मांग की जा रही है एकीकरणवाद के संदर्भ में, इसको महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके संदर्भ में मणिपुर के कुछ हालिया घटनाक्रमों का भी उदाहरण दिया गया है, जिसके तहत मणिपुर सरकार ने हाल में जिस प्रकार के कदमों को उठाया है उसे मणिपुर सरकार के एकीकरणवादी दृष्टिकोण की तरफ देखा जा रहा है। इसके तहत मणिपुर सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की स्वायत्तता को जो संवैधानिक आधार पर स्थापित है उसको कम किए जाने की दिशा में कार्य किया है, जिसके तहत मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद संशोधन विधेयक जो स्वायत्तता दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता था, उसको रोक दिया गया और साथ ही साथ घाटी क्षेत्रों से 9 विधानसभा सदस्यों को पहाड़ी क्षेत्र समिति में शामिल कर दिया गया है। मणिपुर सरकार का कहना
मानना है कि ये मामला अत्यंत संवेदनशील है और कानूनी राय लेने के पश्चात ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा। किंतु इस प्रकार के आदेशों को कई बार आलोचकों ने पहाड़ी क्षेत्रों की समिति पर सीधे हमले के रूप में देखा है और इसे एकीकरणवादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस बात पर तर्क दिया गया है कि किस प्रकार से मणिपुर सरकार के हाल के कदम अनुच्छेद 371 सी के तहत मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की संवैधानिक संरक्षण की भावना के विरुद्ध हैं और साथ ही साथ यह 1972 के उस आदेश के भी विरुद्ध हैं जिसके तहत मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ही इस बात के लिए अधिकृत किया गया था कि वह पहाड़ी क्षेत्रों की स्वायत्तता का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में अंतिम निर्णय को लेंगे। इस प्रकार से वर्तमान में हम सममित संघवाद और असममित संघवाद के बीच एक प्रकार के विवाद को देख रहे हैं जिसके तहत आदिवासी संरक्षण और उनको दिए गए विशेष अधिकारों को असममित संघवाद के नकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें एकीकरणवादी दृष्टिकोण को सामने रखा जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि हमें संवैधानिक सभा में हुई डिबेट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके तहत हमें बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान विचारकों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें न केवल राजनीतिक सुविधा के संदर्भ में अपितु आदिवासी विशिष्टता को भी पहचानते हुए संस्थागत रूप से इसे समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम राज्य की अखंडता, स्थिरता और शांति को लंबे समय तक बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के बारे में। हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में तमिलनाडु सरकार ने वैदिक मंदिरों में अनुष्ठान करने के लिए कई गैर ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्त किया है। इसके तहत राज्य भर के मंदिरों में 24 प्रशिक्षित अर्चक यानी पुजारी नियुक्त किए गए हैं जो हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में आते हैं। हालांकि इस प्रकार का जो तमिलनाडु सरकार का निर्णय लिया गया है वह लगातार विवादों के दायरे में आ रहा है और इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं न्यायपालिका में। इसके तहत नियुक्तियों की निंदा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं और मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त कराने के लिए भी अभियान को चलाया गया है। इस पूरी पृष्ठभूमि में ही हमें राज्य और मंदिर के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता है और साथ ही साथ हमें इस विवाद को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है तो वह किस सीमा तक माना जा सकता है। इसके संदर्भ में आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की भी बात कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात कर सकते हैं जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रवत्त किया गया है, जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि भारत के नागरिकों द्वारा अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका पालन करने और उसका प्रसार करने आदि के संदर्भ में कार्य किए जा सकते हैं। राज्य के द्वारा इसमें एक निश्चित सीमा तक ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, किंतु वह सीमा क्या होगी यही वाद विवाद का विषय रहा है। यह 1959 के तमिलनाडु के एक अधिनियम के संदर्भ में भी देखा जा सकता है जिसे हम तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के रूप में जानते हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों में धार्मिक संस्थानों के सरकारी प्रशासन पर एक शासी कानून है जिसके माध्यम से तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1971 में और 2006 आदि में इसकी विभिन्न धाराओं के माध्यम से जो मंदिरों में वंशानुगत पुरोहितवाद देखा जाता है इसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इसके संदर्भ में आप सरकार के 2006 के एक मामले को देख सकते हैं जिसमें सरकार द्वारा ये कोशिश की गई कि हिंदू मंदिरों में जो पुजारियों की नियुक्ति की जाती है वह एक जाति विशेष के ही ना हो, उनमें योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें जो इस संदर्भ में प्रशिक्षित हो उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और इसके संदर्भ में जाति को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जो इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं उनको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसको हमें समझे जाने की आवश्यकता है।
जैसे कि इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को आपको याद रखना है, जिसमें 1972 का मामला महत्वपूर्ण है, जिसे हम शेषामलम बनाम भारत संघवाद के रूप में जानते हैं, और दूसरा 2015 का एक मामला है जिसमें आदिशैव शिवचर्यागल बनाम तमिलनाडु सरकारवाद महत्वपूर्ण है। इस मामले में आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी समझे जाने की जरूरत है, जिसके तहत इस बात पर बल दिया जाता है कि क्या कोई प्रथा अथवा रीति रिवाज मान्यता किसी धर्म की आवश्यक आचरण का भाग है अथवा नहीं। इस आवश्यक आचरण के सिद्धांत के माध्यम से इस बात को इंगित करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से किसी भी धर्म विशेष में कुछ ऐसी प्रथाएं या आचरण हो सकती हैं जो उस धर्म के मूल अंग के रूप में देखे जाते हैं। इसमें आप इस्लाम धर्म के रोजे आदि का उदाहरण देख सकते हैं, जिसके तहत न्यायालय आदि द्वारा यह फैसला दिया गया है कि रोजा आदि रखा जाना इस्लाम के मूल आचरण का भाग है और इसके तहत इसमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किंतु दूसरी तरफ हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की समस्या बरकरार थी, उसके संदर्भ में न्यायपालिका का यह कहना था कि मूल धार्मिक शास्त्रों में छुआछूत की मान्यता को आगे नहीं बढ़ाया गया है और यह एक प्रकार का छेपक है, बाहर से जोड़ा गया है, यह मूल धर्म का सिद्धांत नहीं है, अतः इसके संदर्भ में राज्य द्वारा कार्य किया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का उन्मूलन किया गया और इसको लेकर 1955 और 1989 में बेहतर कानूनों को भी बनाया गया था। इसी पृष्ठभूमि में आप इन दोनों केसों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके तहत शेषामलम बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तथ्य को सामने रखा गया कि यदि सरकारों के द्वारा वंशानुगत पुरोहितवाद को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का इरादा मूल अनुष्ठान और समारोहों में बदलाव करने का है, वह मात्र वंशानुगत पुरोहितवाद की समस्या को समाप्त करना चाहती है जो जातिगत आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि इसका संबंध धर्म के मूल तथ्यों से नहीं है, अतः इसके संदर्भ में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 के आदिशैव मामले में भी इस बात को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि यदि हम बात करते हैं संवैधानिक वैधता की, तो संवैधानिक वैधता के संदर्भ में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को दोनों को संतुलित करके देखे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत किस मामले में संवैधानिक वैधता लागू होगी, किस मामले में धार्मिक विश्वास या प्रथाएं लागू होंगी, इसके संदर्भ में जो परीक्षण है वह केस दर केस मामले के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है और इसके तहत इस बात को निर्धारित किया जाएगा कि राज्य द्वारा यदि धार्मिक मामलों का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में कोई फैसला लिया जाता है तो क्या वो वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है अथवा नहीं, इसका निर्धारण केस दर केस के आधार पर ही किए जाने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से हिंदू धर्म के तांत्रिक आदि साहित्यों के साथ ही मूल शास्त्रों के अध्ययन की भी आवश्यकता है और ऐसी प्रथाओं को ही मूल तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो मूल शास्त्रों में वर्णित है, और यदि इसमें किसी प्रकार के छेपक का स्थान देखा जाता है तो उसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस पूरे वाद विवाद में आप पिछले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य केसों की भी आवश्यकता को समझ सकते हैं जो काफी प्रासंगिकता का विषय है। इसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद, जिसे सबरीमाला मामले के रूप में जाना जाता है, और जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामला 2018 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की व्यवस्था के माध्यम से ऐतिहासिक भेदभाव और पहचानों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, वंचित समूहों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करना होगा और इस प्रकार के भेदभाव को यदि सही ठहराने के लिए कोई रूढ़िवादी धारणा है तो उसको भी खारिज किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत न्यायालय के द्वारा संवैधानिक अधिकारों के साथ ही न्यायिक संतुलन को प्राथमिकता दी गई और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता काफी आवश्यक है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, किंतु हमें इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा नागरिकों को जो गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है उसके मूल्यों को भी बनाए रखने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इस रूप में धार्मिक
धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के बीच एक बेहतर संतुलन हमें बनाना होगा। इस प्रकार से सबरीमालावाद आदि के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जिस भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको मंदिरों के प्रशासन के संदर्भ में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ऐसे मंदिरों के प्रशासन से संबंधित मामलों में इसे लागू किया जा सकता है जो अनिवार्य रूप से धार्मिक आचरण के मूल भाग नहीं है, और ऐसा करते समय संवैधानिक नैतिकता और वास्तविक समानता के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे चीन अमेरिका संबंधों के बारे में। पिछले कुछ सालों में चीन और अमेरिका के बीच के संबंध जो हैं वह लगातार तनावपूर्ण देखे जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आप पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एक भीषण प्रकार का व्यापार युद्ध देखा गया, जिसमें चीनी वस्तुओं को अमेरिका में आने ना देने के लिए विविध प्रकार के टैरिफ के आरोपण लगाए गए थे। इसी प्रकार से चीन द्वारा भी विविध प्रकार के आरोपों के संदर्भ में अमेरिका पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते चीन और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण बने दिखाई देते रहे हैं। हाल में अमेरिका के नवीन राष्ट्रपति के आगमन के पश्चात यह उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और चीन के मध्य जो संबंध हैं वो सुधर सकेंगे, किंतु वर्तमान में भी काफी कोशिशों के बावजूद संबंधों में गिरावट की स्थिति देखी जा रही है। संबंधों को बेहतर किए जाने की दिशा में अलास्का और तिएनजिन नामक स्थान पर शीर्ष अधिकारियों की बैठक भी हुई है। बावजूद इसके अमेरिका और चीन के मध्य संबंधों में नाराजगी देखी जा सकती है। यदि हम इसके संदर्भ में हालिया विकास क्रम की बात करें तो हाल ही में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा संबंधों की खतरनाक स्थिति को हल करने की दृष्टि से बातचीत में शामिल होने पर बल दिया गया, और इस संदर्भ में जो बाइडेन प्रशासन का रुख है वह इस प्रकार का रहा है कि यदि हमें चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो जिस क्षेत्र में आवश्यक हो उसी क्षेत्र में हमें कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी आवश्यक क्षेत्र में ही प्रतिस्पर्धा की जानी चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो वहां पर हमें सहयोग करने पर भी बल देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अमेरिका को वर्तमान में कई क्षेत्रों में चीन के सहयोग की अपेक्षा है। इसमें आप अफगानिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं, इसमें आप जलवायु परिवर्तन का भी उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के संबंधों को सुधारने की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उसमें कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसे ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति यदि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर बल दे रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों पक्षों को रिश्तों को सही करने की आवश्यकता है। बार बार इस बात पर भी बल दिया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा चीन पर विविध मामलों के संदर्भ में जो नीति अपनाई गई है वह समय समय पर चिंता और तनाव का कारण बन जाता है। इसमें शिंगजियांग मामले पर, विशेष रूप से उइगर या वीगर मुसलमानों पर जो अमेरिका का रुख है, हांगकांग के मसले पर, ताइवान के मसले पर, दक्षिणी चीन सागर के मसले पर, कोविड-19 की उत्पत्ति के प्रश्न पर लगातार विवाद देखे जा रहे हैं। इसके चलते लगातार टकराव देखा जाता है और चीन का इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहना है यदि हमें साथ मिलकर कार्य करना है तो इसके लिए व्यापक रूप से सहमति की आवश्यकता है और विवादित मुद्दों पर हमें रियायत दिए जाने की आवश्यकता है। जिसके तहत जुलाई 2021 की तिएनजिन वार्ता में चीनी अधिकारियों द्वारा 2 महत्वपूर्ण मांगों को प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका से मांग की कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर जो वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए और कोविड-19 की जांच के संदर्भ में जो अमेरिका ने अपने रुख को अपनाया है उसको भी समाप्त किए जाने की जरूरत है, जहां पे अमेरिका लगातार अधिक पारदर्शी जांच के आह्वान का नेतृत्व कर रहा है। किंतु जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़े हैं, यदि इसी प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका और चीन के बीच जो असहमति और संघर्ष देखा जा रहा है वह आगे भी जारी रह सकता है। हमें यहाँ पे चीनी तर्क को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन द्वारा अमेरिका से संबंधों को बेहतर ना किए जाने की दिशा में जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भारत के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। चीनी तर्क यह है कि अमेरिका के साथ व्यापक संबंध
संबंधों से कलह के बिंदुओं को अलग करना अवास्तविक है। हमें इसके संदर्भ में यह समझना है कि यदि बीजिंग के अधिकारियों द्वारा इस बात को कहा जा रहा है तो यह भारत के संदर्भ में भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत का भी ये कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा संकट में व्यापार और अन्य मोर्चों पर सहयोग जारी नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार से अमेरिका के प्रति चीन जो तर्क दे रहा है वही समान तर्क भारत द्वारा चीन के प्रति दिया जाता है। चीन का यह कहना है कि यदि हम व्यापक सहयोग करना चाहते हैं तो जो विवादित मुद्दे हैं पहले आप उनका समाधान करें और तभी हम व्यापक रूप से सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार का तर्क भारत भी दे रहा है। भारत का भी ये कहना है कि पहले हमें सीमा विवाद को निपटाने की जरूरत है और उसके बाद ही हम व्यापक सहयोग कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर हम चीनी नीति में एक प्रकार का विरोधाभास देख सकते हैं। वह भारत से तो व्यापक सहयोग की अपेक्षा करता है, किंतु विवादों से आगे बढ़कर जब अमेरिका के साथ सहयोग की बात आती है तो वह इसका इच्छुक नजर नहीं आता है। इस प्रकार से इसमें हम एक प्रकार का विरोधाभास देख सकते हैं जो अमेरिका और चीन के संबंधों को और जटिल बना सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे विश्व बैंक की ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट पर। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट के दूसरे भाग को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि धीमी गति से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जनित पानी की कमी, फसल उत्पादकता में कमी और समुद्र के बढ़ते स्तर से 2050 तक लाखों जलवायु प्रवासी देखे जा सकते हैं। इसमें सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका आदि क्षेत्र में व्यापक रूप से आप क्लाइमेट माइग्रेंट्स को देख सकते हैं, जिनकी संख्या सब सहारा अफ्रीका में 86 मिलियन, साउथ एशिया में 40 मिलियन और लैटिन अमेरिका में 17 मिलियन तक हो सकती है। इसके संदर्भ में आशावादी और निराशावादी दोनों ही प्रकार की भविष्यवाणी की गई है, जिसके तहत उच्च स्तर के उत्सर्जन और असमान विकास के साथ जलवायु परिवर्तन के सबसे निराशावादी परिदृश्य के तहत रिपोर्ट में अगले 3 दशकों में 216 मिलियन लोगों के अपने घर छोड़ने का अनुमान लगाया गया है और यदि सबसे अधिक अनुकूल जलवायु दृष्टिकोण रहता है तब भी उत्सर्जन के निम्न स्तर और समावेशी सतत विकास के साथ दुनिया अभी भी 44 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होते देख सकती है। इसमें मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। इसके तहत सबसे ज्यादा जो सुभेद यानी कमजोर क्षेत्र की व्याख्या की गई है वह उप सहारा अफ्रीका को कहा गया है, जो मरुस्थलीकरण, नाजुक तटरेखा और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता के चलते सबसे ज्यादा कमजोर क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में भी जलवायु प्रवासियों का सबसे बड़ा अनुपात होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें 19 मिलियन प्रवासी हो सकते हैं, जो कुल आबादी के लगभग 9% के बराबर हैं। यदि हम बात करें दक्षिण एशिया की तो वहां पर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा सुभेद माना गया है और इसके संदर्भ में जिस तरीके से देशों के भीतर प्रवास को प्रेरित करने के संदर्भ में जलवायु की शक्ति को भी संकेतित किया गया है। इस प्रकार से जो क्लाइमेट माइग्रेंट की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है, उसको कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही का आह्वान किया गया है और इसमें यदि हम वैश्विक उत्सर्जन को कम करना के साथ ही गरीबों की सुभेद्यता को कम करना चाहते हैं तो इसमें हमें कुछ नीति अनुशंसाओं की श्रृंखला को लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत मूल रूप से हमें वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के साथ ही पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और आंतरिक जलवायु प्रवासन को शामिल करते हुए दूरदर्शी, हरित, लचीली और समावेशी विकास योजना को बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें प्रवासन के प्रत्येक चरण के लिए तैयारी की जाने की आवश्यकता है ताकि हम एक अनुकूल प्रकार की रणनीति के साथ सामने आ सकें। इसके संदर्भ में हमें आंतरिक जलवायु परिवास के परिणाम स्वरूप होने वाले सकारात्मक विकास परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें व्यापक निवेश को भी किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, असममित संघवाद से आप क्या समझते हैं? यह सममित संघवाद से किस प्रकार भिन्न है? भारत में असममित संघवाद के महत्व की चर्चा करें।
15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत राज्यों को धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। पुष्टि करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप संघवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप असममित संघवाद की व्याख्या करेंगे और सममित संघवाद और असममित संघवाद के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। फिर आप भारत में असममित संघवाद के उदाहरण और महत्व की चर्चा करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ सुझावों को भी देंगे। निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत को व्याख्यायित करेंगे। इसके संदर्भ में आप तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत किए गए कानून की व्याख्या करेंगे और धार्मिक मामलों पर निर्णय के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में आप कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की व्याख्या करेंगे और अपेक्षित रूप से सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।